इस लेक्चर में हम पाचन संस्थान की सहायक ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। Accessory glands which help in digestion। हमारे भोजन के पाचन में सहायक ग्रंथियां जो मुख्यतः यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह कुछ लाली लिए हुए भूरे रंग की होती है। इसका वजन 1 से 2.5 किलो तक हो सकता है और यह डायफ्राम के नीचे स्थित होती है, उदर गुहा में। और इसका अधिकांश भाग जो होता है वो हमारी पसलियों के अंदर सुरक्षित रहता है। यकृत के 2 मुख्य खंड हैं, ये आप देख सकते हैं, लेफ्ट और राइट, 2 लोब्स हैं इसके। और दायां भाग जो है बड़ा होता है। ये दोनों भाग बीच में से एक मांसपेशियों की दीवार से अलग किए जाते हैं, जिन्हें हम फल्सीफॉर्म लिगामेंट्स कहते हैं। यकृत में जो महाधमनी है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। एक को हम हेप्टिक आर्टरी कहते हैं, यकृत धमनी, जो शुद्ध रक्त लेके आती है लीवर तक, और दूसरी हेप्टिक पोर्टल वेन, जो अशुद्ध रक्त लाती है। तिल्ली, अमाशय, आंतों और अग्नाशय से अशुद्ध रक्त लेके आने वाली सभी शिराएं मिलकर पोर्टल शिरा बनाती हैं। और इन अंगों में जो भोजन में से अवशोषित किए जाते हैं पौष्टिक पदार्थ, उनको इन शिराओं के द्वारा ही यकृत में पहुंचाया जाता है। इस तरह से जो हेप्टिक आर्टरी है और पोर्टल वेन है, दोनों के रक्त यकृत में आ जाते हैं। इस प्रकार भोजन में जो अवशोषित किए हुए पौष्टिक तत्व हैं वो भी यकृत पोर्टल शिरा के द्वारा महाशिरा में पहुंचकर, अओर्टा में पहुंचकर रक्त में मिल जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द लीवर, यकृत के कार्य। यकृत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेटाबॉलिज्म में हेल्प करना। जो भोजन हम खाते हैं वो पाचन तथा अवशोषण की प्रक्रिया के बाद रक्त के द्वारा हमारे यकृत में पहुंचता है। यकृत की कोशिकाएं उन्हें कोशिकाओं द्वारा उपभोग किए जाने वाले रूप में बदल देती हैं। यकृत का दूसरा कार्य है ग्लाइकोजन का संग्रहण करना। भोजन के द्वारा प्राप्त होने वाले ग्लूकोज को लीवर सेल्स ग्लाइकोजन में बदल देती हैं, जिससे हमारे रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य बना रहता है। हमारे रक्त का सामान्य ग्लूकोज स्तर 80 से 120 मिलीग्राम प्रति 100 ml रक्त है। आवश्यकता पड़ने पर यह संग्रहित ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल सकता है और हमें ऊर्जा देता है। जैसे कि जब हम व्रत रखते हैं तब यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। इसी प्रकार यह अमाइनो एसिड्स को भी ग्लूकोज में बदल सकता है। पित्त रस का स्राव। बाइल जूस का स्राव करना यकृत का एक महत्वपूर्ण कार्य है। हालांकि यकृत की सभी कोशिकाएं हर समय थोड़ा थोड़ा पित्तरस स्राव करती हैं और ये बाइल कैपिलरीज के द्वारा होता है और हेप्टिक डक्ट्स के द्वारा होता हुआ गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है, संग्रह हो जाता है वहां पर। इसका एक दिन में 500 से 700 ग्राम पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस वसा के बाष्पीकरण के लिए आवश्यक है। ये भोजन को सड़ने से बचाता है और अमाशय से आने वाले अमल को उदासीन भी करता है। अगला कार्य है वसा पर क्रिया। वसा का पाचन तथा अवशोषण होने के लिए हमें बाइल सॉल्ट्स की आवश्यकता पड़ती है और ये बाइल सॉल्ट्स, पित्त लवण जो है, इनकी अगर कमी हो जाती है तो वसा का अवशोषण भी नहीं हो पाता है और जो अपचित वसा होती है वो मल में उत्सर्जित होती है।
इसके अलावा यकृत में उपस्थित पित्त रस अग्नाशय से स्रावित लाइपेज एंजाइम के साथ मिलके वसा को तोड़ते हैं और उसको ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड्स में बदलते हैं। यूरिया का निर्माण। अमीनो अम्ल जो आंत्र से अवशोषित होते हैं वो रक्त के द्वारा यकृत में पहुंचते हैं। यहाँ पर अमीनो एसिड्स से नाइट्रोजन अलग हो जाती है और इसका अमोनिया वाला भाग यूरिया में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीएमिनेशन। और अंत में ये गुर्दे के द्वारा जो हमारी किडनीज होती हैं वो उस यूरिया को उत्सर्जित कर देती हैं और जो अमीनो अम्ल हैं उनको हम पुनर्अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार जो बचे हुए अमीनो अम्ल होते हैं वो ऊर्जा देते हैं या वसा में बदल जाते हैं। अगला कार्य है विषैले पदार्थों को नष्ट करना, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको खत्म कर देना। लिवर जो है वो ये कार्य करता है, उनको मॉडिफाई करता है और उनको उत्सर्जन योग्य बना देता है। शरीर में जो मृत कोशिकाएं होती हैं या कुछ जीवाणु होते हैं उनको भी नष्ट करके वो शरीर से बाहर निकाल देता है। शरीर का तापमान स्थिर रखना। आप जानते हैं जब भोजन का चयापचय होता है तो उस वक्त बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती हैं और भोजन करने के बाद हमारे शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। ये तापमान रासायनिक क्रियाओं के द्वारा निकलने वाली ऊर्जा के कारण बढ़ता है और इसमें ये हमारी शरीर के तापमान को स्थिर रखने में सहायता करता है। इसी प्रकार जब शरीर से ऊष्मा निकलती है तो हमें पसीना आता है, फेफड़ों से हमें वाष्प निकलते हैं या मल मूत्र के माध्यम से वो ऊष्मा जो है शरीर से बाहर निकल जाती है। अगला कार्य है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पौष्टिक तत्वों का संग्रहण करना। यकृत एक स्टोर हाउस है जिसमें विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लाइकोजन, वसा, लोहा या फैट के साथ साथ जो फैट में वसा में घुलनशील विटामिन है जैसे कि ए और डी वो भी उसमें संग्रहित रहते हैं। यह रक्त की रचना में भी सहायता करता है। गर्भावस्था में जब लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका निर्माण यकृत कोशिकाओं के द्वारा ही होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो है उनका निर्माण करता है जो रक्त का थक्का जमाने के लिए बहुत आवश्यक है। ये पुराने जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो टूट जाती हैं, जिन खत्म हो जाती हैं, उनको नष्ट करके बाइल पिगमेंट्स में बदलता है और हम जो मल और मूत्र है उनको उनका रंग प्रदान करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं उनको बनाने में भी ये सहायता करता है जैसे ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन, वो सब यकृत कोशिकाओं के द्वारा ही बनाई जाती हैं। लीवर कोशिकाओं में स्टोरेज होती है, उसमें मुख्यतः आयरन का स्टोरेज होता है। आयरन जो खनिज लवण है, छोटे बच्चों के जब तक वो जन्म के बाद उनके 4 महीने तक उनको आयरन बाहर से नहीं लेना पड़ता है। माँ के दूध में भी आयरन की मात्रा कम होती है तो उस वक्त ये संग्रहित खनिज लवण बच्चे को लोहे की जरूरतें पूरी करता है। दूसरी सहायक ग्रंथि है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय। पित्ताशय यकृत के पीछे नाशपाती के आकार की एक छोटी सी थैली होती है। इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम 60 मिलीलीटर होता है। इसके 3 भाग होते हैं। ऊपरी सिरा फंडस कहलाता है, बीच का भाग पिंड, नीचे का भाग ग्रीवा या नेक। यहाँ से खुलने वाली वाहिनी इसे हम सिस्टिक डक्ट कहते हैं, जिसके द्वारा पित्त जो है
कॉमन बाइल डक्ट में आता है और ड्यूडेनम में पहुंचता है। जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं, जब पाचन की प्रक्रिया नहीं चल रही होती है, तो उस वक्त पित्त जो है वो पित्ताशय के अंदर संचित हो जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस थैली में पित्ताशय में संकुचन होता है और पित्त जो है वो रिलीज कर दिया जाता है। ये कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम में भेजा जाता है। फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर, पित्ताशय के कार्य। पित्ताशय पित्त रस के लिए रिजर्वियर की तरह काम करता है। ये पित्त को कंसंट्रेट करने का भी काम करता है और जब हम भोजन करते हैं उसके आधे घंटे के अंदर ही ये स्फिंक्टर ऑफ ऑडी ये खुल जाता है और पित्त रस जो है वो ड्यूडेनम में आ जाता है। इसके साथ ही जो गॉल ब्लैडर है वो संकुचित हो जाता है और वहां से पित्त का स्राव रुक जाता है। इस प्रकार जो ड्यूडेनम में लगातार पित्त नहीं आ रहा होता है, ये उस वक्त ज्यादा होता है जब ड्यूडेनम में वसा की मात्रा ज्यादा होती है। पैनक्रियाज। पैनक्रियाज भी एक महत्वपूर्ण उपांग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। अग्नाशय अमाशय के ठीक पीछे होता है, उदर की पिछली दीवार से सटा होता है और पैनक्रियाज एक बड़ी ग्रंथि है। ये पक्वाशय से लेके स्प्लीन तक फैली हुई होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 इंच की होती है। इसके 3 भाग हैं। सिर, यह अग्नाशय का सबसे चौड़ा भाग होता है और ग्रहणी के घुमाव में स्थित होता है। जो ड्यूडेनम होता है उसके सी आकार की जो शेप है उसमें ये स्थित होता है। फिर नेक और बॉडी और जो पतला सिरा है टेपरिंग एंड उसको हम टेल कहते हैं। यहाँ ये जो स्प्लिन है उसको स्पर्श करता है। फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। अग्नाशय के कार्य। अग्नाशय 2 कार्य करता है, इसलिए हम इसे दोहरा अंग भी कहते हैं। अग्नाशय के कार्य हैं बहिर्स्रावी कार्य अर्थात पाचन संबंधी कार्य और अंतःस्रावी कार्य अर्थात इंसुलिन का उत्पादन करना। इस प्रकार हम अग्नाशय को एक ही वक्त में नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं और नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शंस। बहिर्स्रावी कार्य अग्नाशय के लोब्यूल्स में जो उपस्थित स्रावी कोशिकाएं हैं उनके द्वारा संपन्न किया जाता है। ये कोशिकाएं एंजाइम्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाकर पैनक्रियाटिक जूस बनाते हैं और ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो 2 वाहिनियों से आता है। एक मुख्य जो वाहिनी है इसको हम डक्ट ऑफ वायरसन कहते हैं और दूसरी जो अतिरिक्त वाहिनी है जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी है इसको हम एसेसरी डक्ट कहते हैं। तो ये जो अतिरिक्त वाहिनी है ये ड्यूडेनम में खुलती है और मुख्य वाहिनी जो है वो बाइल डक्ट के साथ मिलती है और एम्पुला ऑफ बाइल डक्ट में खुलती है। भोजन जब हम करते हैं उसके कुछ मिनटों के पश्चात ही अग्नाशय रस का प्रवाह जो है वो ड्यूडेनम में बढ़ जाता है। एंडोक्राइन फंक्शंस ऑफ पैनक्रियाज। अग्नाशय के एल्वियोलाई में जो कोशिकाएं होती हैं वो गुच्छों के रूप में उपस्थित होती हैं और इन समूहों को हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डायग्राम में इन कोशिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये पर्पल कलर से आप जो देख पाते हैं ये अल्फा सेल्स हैं और जो पिंक कलर में है ये बीटा सेल्स हैं। अल्फा और बीटा सेल्स 2 अलग अलग तरह के हार्मोन्स का स्राव करती हैं
अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन निकलता है, जबकि बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और ये दोनों हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखने में सहायता करती हैं। और ये दोनों ही हार्मोन एक दूसरे के प्रभाव को भी संतुलित करते हैं। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन के कार्य। पैनक्रियाज दो हार्मोन स्रावित करती है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। ग्लूकागॉन हार्मोन यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और इस प्रकार ग्लूकोज के स्तर को बनाए रखता है। ग्लूकागॉन रक्त में ग्लूकोज के स्तर के अनुसार ही स्रावित होता है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है तो ग्लूकागॉन का भी स्राव बंद हो जाता है, और जब ग्लूकोज का स्तर कम होता है तो ग्लूकागॉन फिर से स्रावित होने लगता है और यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य कर देता है। दूसरी तरफ इंसुलिन हार्मोन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोज उपस्थित होता है उसका ऑक्सीकरण करने के बाद जो अधिक मात्रा में प्राप्त हुआ ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदलकर हमारे लीवर और मसल्स में संग्रहित कर देता है। इसे हम मधुमेह प्रतिरोधी हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन। इससे रक्त का जो ग्लूकोज का स्तर है वो सामान्य बना रहता है। इंसुलिन की कमी के प्रभाव। जब कभी हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और ग्लूकोज जो है वो मूत्र के द्वारा भी उत्सर्जित होती है। इस स्थिति को हम मधुमेह रोग कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज में रोगी कुछ लक्षण महसूस करता है, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का अर्थ है रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक रहना। इस स्थिति को हम अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। दूसरा लक्षण है पॉलीयूरिया। रोगी अतिमूत्रता महसूस करता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। ग्लाइकोज़यूरिया, मूत्र में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। पॉलीडिप्सिया, रोगी अत्यधिक प्यास महसूस करता है। पॉलीफेजिया, रोगी की भूख बढ़ जाती है और उसका शारीरिक भार भी कम हो जाता है। और डायबिटिक कोमा या मधुमेह मूर्छा में रोगी की बीमारी जब लंबे समय तक चलती है तो उसके वसा और प्रोटीन की टूट फूट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर में कीटोन बॉडीज की संख्या बढ़ जाती है। कीटोन बॉडीज बढ़ने से एसिडिटी बढ़ जाती है और वो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। इसी को हम डायबिटिक कोमा कहते हैं। इंसुलिन की अधिकता के प्रभाव। इंसुलिन की अधिकता जो एक्सेस है वो प्राय उन स्थितियों में देखने को मिलती है जहां पर व्यक्ति इंसुलिन का इंजेक्शन तो ले लेता है परंतु उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करता। इससे रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, शरीर का तापमान भी कम हो जाता है, उसमें ऐंठन आ जाती है और बेहोशी की स्थिति भी आ सकती है, जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिक कोमा कहते हैं। अगर हम ग्लूकोज दें व्यक्ति को तो हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। इंसुलिन के शॉट्स दिए जाते हैं, इंट्रावीनस इंजेक्शंस होते हैं, क्योंकि इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, एक प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन है जिसका विघटन हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित एंजाइम कर सकते हैं। तो अगर हम मुख से लेंगे तो ये हमारे पाचन तंत्र में ही विघटित हो जाएगा, इसलिए इसके हम नियंत्रित मात्रा में इंजेक्शंस देते हैं। थैंक यू।